अभी क्या था 10,000 था, इसकी एक्चुअल जो रिक्वायरमेंट है डिडक्शन की वो है 15,000। कितनी है? 15,000। मतलब कि 15,000 रुपये इसका डिडक्शन होगा, उससे नीचे होगा, ऊपर नहीं होगा। किसके लिए? एम्प्लॉयर के लिए। एम्प्लॉय अपने हिसाब से डिडक्शन कर सकता है, उसको 20,000 रुपये कराने हैं, उसको 50,000, जितनी सैलरी है उतने पे कराने हैं, उतना जमा करना है, 12% वो जमा करे। बट एम्प्लॉयर 15,000 पर ही कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि उसकी एक सीमा है, एलिजिबिलिटी सीमा है। चलिए क्या कह रहा है? बेसिक प्लस DA एंड एम्प्लॉय इज द 20,000 बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय एग्री टू कंट्रीब्यूट। देखो अब यहाँ क्या हो रहा है कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों एग्री हैं 20,000 रुपये की सैलरी पर कंट्रीब्यूट करने के लिए। अब ये आपसे समझौता है कि एम्प्लॉयर भी एग्री है और एम्प्लॉय भी एग्री है, चलो हम 20,000 रुपये कंट्रीब्यूट करेंगे। तो अब यहाँ पे कोई रूल्स फॉलो नहीं होने वाले हैं। तो हायर वेजेस, ओके, मतलब कि हाई सैलरी पर। अब यहाँ पे दोनों का कंट्रीब्यूशन होने वाला है। अब देखो क्या होगा कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट 20,000, ये तो है ही है, 20,000 की सैलरी पे वो अपना 12% का कंट्रीब्यूट करेगा PF, तो कितना हो गया? 2,400 रुपये हो गया। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन क्या होगा भाई? क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है वो 15,000 की ही है, तो EPS कितने पे होगा? 15,000 पर पेंशन, तो इसका 1,250 रुपये आ गए। अब 1,250 रुपये ये और ये 2,400 माइनस हो जाएगा, तो आपका EPF निकल आएगा। और ये जो एक्स्ट्रा पे हमने कहा, हमने आपको कितना कहा? 13% लगता है ना कंट्रीब्यूट हो। 13% कहाँ से आता है? तो ये जो 1% है, 0.5%, 0.5% ये प्रोसेसिंग चार्ज लगता है, एडमिन चार्ज और फाइल प्रोसेसिंग चार्ज। तो आप देखे होंगे यहाँ पे 0.5% ये प्रोसेसिंग चार्ज है, और ये PF एडमिन चार्जेस भी 0.5% है ये। तो ये मान लीजिए 1% और आपका क्या हो गया? एक्स्ट्रा हो गया। तो टोटल वैल्यू आपकी कितनी निकल के आएगी? 13% की। तो एम्प्लॉय देता है 12% और एम्प्लॉयर देता है 13%। जमा करते होंगे गवर्नमेंट के। हाँ, ये गवर्नमेंट में जमा होता है, ये कंपनी के लिए लायबिलिटी है। इसीलिए अगर आप किसी MNC कंपनी में हो, अगर PF आपका डिडक्ट हो रहा है, आपको PF डिडक्ट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि 13% आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं भाई। 13% आपको हर मंथ क्या हो रहा है? एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। कितने आपको? मतलब कि आपको 2,600 रुपये आपके टोटल 1,250 आप जमा कर रहे हैं, और 1,250 रुपये एम्प्लॉयर भी जमा कर रहा है, तो एक्स्ट्रा ही हुआ ना। जैसे गवर्नमेंट NPS में हाँ, वो 10% कटता है और 14% गवर्नमेंट देती है। वो सेम वही सिचुएशन एम्प्लॉयर की है। तो अब ये हो गया एम्प्लॉयर, फायदा तो है ये भाई। और प्लस उस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो गवर्नमेंट देगी, जो यूज़ करने वाली है, मतलब उस टाइम पे जो वो टाइम पीरियड पे जो आपको देने वाली है। ठीक, तो ये हमारे लिए क्या है? सरप्लस है। ये पैसा हमारा सेव हो रहा है, बढ़ रहा है, सेव हो रहा है। सेविंग और क्योंकि हम 1,200 जमा कर रहे हैं, लेकिन जमा हो रहा है 2,400। सेविंग और कैसे होगी? तो ये चीज़ है। अब इसका, अब एज ए प्रोफेशनल हम अपने बैकग्राउंड में आ जाते हैं भाई। ये सर इसकी क्लैरिटी कैसे होती है? मान लीजिए किसी को नॉलेज नहीं है किस चीज़ की, अपने पार्ट पर। ये हमने क्यों बताया? जैसे एज ए प्रोफेशनल हमको सैलरी बनानी है। एज ए अकाउंटेंट, हम अकाउंटेंट का जॉब करेंगे, हम अकाउंटेंट का काम करेंगे, तो ये कैलकुलेशन हमको करना है, ना एम्प्लॉयर को करना है, ना एम्प्लॉय को करना है। ये किसको करना है? अकाउंटेंट को करना है, प्रोफेशनल को करना है। इसलिए हमने बताया ये कैलकुलेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब किसी की सैलरी 10,000 रुपये है, तो उसका PF कितना कटेगा, उसका क्या कटेगा? किसी की 20,000 है, कितना कटेगा? अब ये हो गया कैलकुलेशन। ठीक, अब इस कैलकुलेशन का ट्रीटमेंट हम अपने अकाउंट्स में कैसे करेंगे भाई? हमने पैसा तो काट लिया, तो उसको जमा भी तो करने हैं ना। तो जमा करने के साथ साथ हमें अपने अकाउंट्स को भी मैनेज करने हैं, क्योंकि उसकी सैलरी जो होगी वो कट के जाएगी, और जो पेमेंट होगा वो भी हमारे सिस्टम में दिखना चाहिए, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करना चाहिए। तो अब ट्रीटमेंट क्या, देखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। हाँ, अकाउंटिंग जो ट्रीटमेंट है, अब यहाँ पे लिखेंगे एट द टाइम ऑफ पासिंग इन सैलरी एंट्री। ओके, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? एट द टाइम ऑफ पासिंग सैलरी एंट्री।
सैलरी की एंट्री कर रहे हैं। हमने आपको बताया था कि सैलरी के 2 लेजर बनते हैं, एक होता है एक्सपेंसेस और एक होता है लायबिलिटी। ठीक, तो जो एक्सपेंसेस होता है वो डेबिट होता है, जाहिर सी बात सैलरी क्या होगी, डेबिट होगी। यहाँ लिखा हुआ है सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट। टू क्या डिडक्शन हो रहा है भाई, तो टू एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पीएफ। ठीक, उसके बाद टू सैलरी पेबल, अभी इसके सैलरी से सिर्फ पीएफ कट रहा है। ठीक, तो यहाँ पे टोटल सैलरी कितनी थी और यहाँ पे कितना पीएफ कटा और टोटल कितना पे होने वाला है, इसको जो हम अभी प्रैक्टिकल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब ये हो गया एंट्री। फिर दूसरा कह रहा है एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन पीएफ। अब यहाँ पे ड्यू हो गया, यहाँ पे क्या हो गया आपका, यहाँ पे हो गया आपका ड्यू। ओके, यहाँ पे हो गया आपका ड्यू और यहाँ पे अब क्या होने वाला है, पेमेंट होने वाला है। यहाँ पे क्या होगा, पेमेंट। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, पेमेंट होगा। अब पेमेंट क्या सिस्टम है भाई, कह रहा है कि एट द टाइम ऑफ पेमेंट, तो हम पेमेंट किसका करने हैं, पीएफ का। तो कह रहा है कि एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन पीएफ 12%, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 13% टू बैंक। ये एंट्री हमें पीएफ के अकाउंट्स का, मतलब जो पीएफ हमने कलेक्ट किया एम्प्लॉय का और एम्प्लॉयर का दोनों का, उसका हमें क्या करना है, पेमेंट करना है गवर्नमेंट को। ठीक, तो एक चीज़ और आपने देखा होगा, यहाँ की जो एंट्री थी, यहाँ पे देखो सिर्फ आपके एम्प्लॉयर का ही आया है, एम्प्लॉय का ही आया है, एम्प्लॉयर नहीं आया है। वो अलग से करेगा ना, क्योंकि अगर यहाँ हम एम्प्लॉयर को डाल देंगे तो इसी की सैलरी से एम्प्लॉयर का भी कट जाएगा, तो इसकी सैलरी तो कम हो जाएगी ना, ज़्यादा हो जाएगा, सैलरी तो कम हो जाएगी ना। इसलिए यहाँ पे हम नहीं, हम यहाँ पे सिर्फ एम्प्लॉय से जितना काटने वाले हैं उतना ही लिखने वो वाले भी हैं। इसी अकाउंट में जमा करेंगे किसमें, हाँ, ये लास्ट एंट्री हमने देखा।